कैसे हैं आप सभी। मैं इखलास खान राजस्थान इतिहास के साथ पुनः आपके साथ जुड़ चुका हूं। अपनी राजस्थान के इतिहास के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे और अपन ने जैत्र सिंह के बारे में बात की थी। जैत्र सिंह के शासनकाल 1213 ईस्वी से 1253 ईस्वी तक रहता है। इसके समकालीन जो शासक थे दोस्तों, उनका नाम आता है गुलाम वंश का शासक इल्तुतमिश। अपन आगे चर्चा करते हैं दोस्तों। शासक आता है नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं रावल तेज सिंह। रावल तेज सिंह का जो शासनकाल है वो है 1253 ईस्वी से 1273। इस भाई साहब की दो तीन बातें हैं, यानी कि मेवाड़ चित्रकला का क्या कहा जाता है, इनको जनक कहा जाता है। इसके समय एक ग्रंथ चित्रित हुआ था दोस्तों। ग्रंथ क्या हुआ था? चित्रित हुआ था। ग्रंथ चित्रित हुआ था सर, कौन सा ग्रंथ था? देखो नाम थोड़ा सा बड़ा है, टेंशन ना लो, फिर भी श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी यह ग्रंथ जो है ताड़ के पन्नों पर चित्रित हुआ था। ताड़ के पन्नों पर चित्रित हुआ था सर। ग्रंथ कब चित्रित हुआ था? 1260-61 में। 1260-61 में। इसके जो चित्रकार हैं दोस्तों, चित्रकार की अगर मैं बात करता हूं तो इसके जो चित्रकार थे दोस्तों, उनका नाम आता है कमलचंद। क्या नाम आता है? कमलचंद। कमलचंद चित्रकार के द्वारा दोस्तों ताड़ के पन्नों पर प्रथम चित्रित ग्रंथ हमारे सामने आया था। बिल्कुल, ये प्रथम चित्रित ग्रंथ था। कौन सा दोस्तों? प्रथम चित्रित ग्रंथ। प्रथम चित्रित ग्रंथ जो है दोस्तों वो है श्रावक प्रतिक्रमण। देखो वापस से बोल रहा हूं मैं, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। क्लियर यहां तक? हाँ, मैंने रावल तेज सिंह के बारे में बात की है कि मेवाड़ चित्रकला का इन्हें जनक कहा गया है। इसके समय प्रथम चित्रित ग्रंथ हमारे सामने आया था लगभग 1260-61 ईस्वी में, जिसके चित्रकार है दोस्तों कमलचंद। और उस ग्रंथ का नाम क्या है जो कि ताड़ के पन्नों पर चित्रित किया गया था, जिसका नाम है दोस्तों श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। और जब आप राजस्थान की चित्रकला के बारे में बात करेंगे वहां आप और भी डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, आगे मैं एक शासक के बारे में बात कर देता हूं। इसके समय जो शासक था दोस्तों वो समकालीन की अगर मैं बात करता हूं, समकालीन शासक रहते हैं दोस्तों, समकालीन रहता है बलवन। कौन रहता है दोस्तों? बलवन। लेकिन बलवन ने कई बार क्या किया था? आक्रमण किया था। और आक्रमण करने के बावजूद वो क्या रहते हैं दोस्तों? असफल रहते हैं। यानी कि आक्रमण करने के बावजूद भी क्या नहीं हो पाते हैं? सफल नहीं हो पाते। कौन दोस्तों? बलवन आक्रमण करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं और बलवन क्या हो जाता है दोस्तों? असफल हो जाता है। समकालीन शासक है बलवन। किसके समकालीन? रावल तेज सिंह के समय। इसके बाद जो शासक आता है उसका नाम आता है दोस्तों रावल समर सिंह। क्या नाम आता है? रावल समर सिंह। देखो दोस्तों, रावल समर सिंह का जो शासनकाल है वो है 1273 ईस्वी से 1301 ईस्वी। 1273 ईस्वी के इसका समय काल रहता है। किसका समय काल रहता है मेरे भाइयों? यानी कि रावल समर सिंह का। इस रावल समर सिंह की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, इसके दो पुत्र हैं। कितने पुत्र हैं गुरुजी? दो पुत्र हैं दोस्तों। कौन कौन से पुत्र हैं? एक का नाम है दोस्तों रावल रतन सिंह। क्या नाम है? रावल रतन सिंह। इस रावल रतन सिंह का अब इसके बारे में अपन डिटेल से चर्चा करने वाले हैं, रावल रतन सिंह। और दूसरा रहता है दोस्तों कुंभकर्ण। क्या नाम रहता है? कुंभकर्ण या ऐसे लिख लो कुंभकर्ण। ठीक है, कुंभकर्ण
जो है दोस्तों इसका दूसरा पुत्र रहता है। ये कुंभकर्ण जो है दोस्तों, इस सोने वाला कुंभकर्ण, बस समझ जाना, ये कहाँ चला जाता है दोस्तों, नेपाल। कहाँ चला गया, नेपाल चला गया। कहाँ चला गया मेरे डियर स्टूडेंट, नेपाल चला गया। और नेपाल में जाकर वहां पर दोस्तों शाही वंश की स्थापना करता है। कौन से वंश की दोस्तों, शाही वंश। शाही वंश कौन सा है सर, गुहिल वंश। कौन सा वंश दोस्तों, गुहिल वंश। गुहिल वंश की स्थापना करता है। ध्यान रखना, कोई पूछ ले क्या पता, ध्यान रखना कि नेपाल में शाही वंश या गुहिल वंश या गुहलोत वंश की स्थापना किसने की थी दोस्तों, वो की थी मेरे भाइयों कुंभकर्ण ने। किसने की थी, कुंभकर्ण ने। सर ये कुंभकर्ण कौन है, तो मेरे भाइयों कुंभकर्ण जो है ये समर सिंह का पुत्र है और रावल रतन सिंह का भाई है। किसका भाई है, रावल रतन सिंह, अलाउद्दीन खिलजी, रानी पद्मिनी। अब उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टेड कहानी आपके सामने आ रही है, उसको ध्यान लगाकर आपको सुनना है। देखो इसको मैं एक बार रिपीट कर देता हूं पुनः, ठीक है, ताकि आपको कोई परेशानी नहीं आए। रावल तेज सिंह के बारे में अपन ने चर्चा की है दोस्तों। रावल तेज सिंह का शासनकाल 1253 ईस्वी से 1273 ईस्वी तक रहता है। मेवाड़ चित्रकला का इन्हें जनक कहा गया है। इसके समय में इन्होंने एक चित्र ग्रंथ चित्रित करवाया था जिसका नाम आता है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ठीक है। उस श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो है लगभग 1260-61 ईस्वी में चित्रित हुआ था, जिसके चित्रकार या लेखक हम बोल सकते हैं उनका नाम आता है दोस्तों कमलचंद। आगे मैं बात करता हूं दोस्तों, इसके जो समकालीन था उसका नाम आता है गया बलवन, जो कि गुलाम वंश का शासक था, बहुत शक्तिशाली शासक था। बलवन के बारे में भी बताते हैं कि बलवन एक रस्से पर से ऐसे गुजरता था, अपने कंधों पर दो व्यक्तियों को बैठाकर एक रस्से से गुजर जाता था। बहुत शक्तिशाली था बलवन। ये बलवन इसके समकालीन था, कई बार आक्रमण भी किए, लेकिन क्या नहीं हो पाता है, सफल नहीं हो पाता है और बलवन असफल रहता है। उसके बाद बात की हमने रावल समर सिंह के बारे में, जिनका शासनकाल 1273 ईस्वी से 1301 ईस्वी तक रहता है दोस्तों। और इनके भी दो पुत्र हैं, एक का नाम है रावल रतन सिंह और दूसरे का नाम क्या है दोस्तों, दूसरे का नाम है कुंभकर्ण या कुंभकर्ण। कुंभकर्ण जो है नेपाल चला जाता है, अपने पिताजी से अनुमति लेता है और अनुमति लेके नेपाल चला जाता है। और जब नेपाल जाता है तो वहां पर शाही वंश की स्थापना करता है, गुहिलोत या गुहिल वंश की स्थापना करता है और वहीं पे उनका राजवंश बढ़ाता है। तो किसने की थी, कुंभकर्ण ने स्थापना की थी। कहां पे की थी सर, नेपाल में की थी। और दूसरा जो पुत्र है उसका नाम क्या है, रावल रतन सिंह, जो कि दोस्तों गुहिल शाखा का अंतिम शासक कौन है दोस्तों, वो है मेरे भाइयों रावल रतन सिंह। यहां तक उम्मीद करता हूं किसी भी बच्चे को कोई टेंशन नहीं होगी, आराम से मस्त समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं अपन, आपका गुहिल वंश का अंतिम शासक रहा है और वो कौन रहा है, रावल रतन सिंह। इसके बाद दोस्तों अपन चर्चा करेंगे किसके बारे में, सिसोदिया शाखा के बारे में बात करेंगे। गुहिल वंश के अंतिम शासक की बात कर लेता हूं, ठीक है। लो जी स्टार्ट करते हैं, रफ कर देता हूं मैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, बाकायदा आप नोट्स बना रहे होंगे। वाह जी वाह, क्या टॉपिक है। ध्यान लगाकर, दिल लगाकर धैर्य से बैठ जाइए। और अड़ा सड़ा फालतू की स्टोरियां भी हैं, लेकिन फालतू की स्टोरी नहीं बताकर एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। आपने बहुत जगह इतिहास पढ़ा भी होगा, नहीं भी पढ़ा तो मैं आपको बता देता हूं। अलग अलग ग्रंथों में इसके बारे में अलग अलग कहानियां मिलती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कहानी एक जगह जाकर जरूर मिलती है। अलग अलग कहानियां आप लोगों ने सुनी होंगी। आज उन्हीं में से कोई एक कहानी सुनते हैं, ज़्यादा फालतू की बातें नहीं, एग्जाम की दृष्टि से जो अपनी महत्वपूर्ण हो, यानी कि कहानी को लंबा नहीं खींचते हुए। पद्मावत जो ग्रंथ है, देखो रानी पद्मिनी की कहानी सुनी होगी आपने, मूवी आई थी, कबीर सिंह, शाहिद कपूर, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, पद्मावत मूवी आई थी। तो पद्मावत मूवी जो है दोस्तों पद्मावत ग्रंथ के अकॉर्डिंग बनाई गई। पद्मावत ग्रंथ जो है मलिक मोहम्मद जायसी का ग्रंथ है पद्मावत। उस ग्रंथ दोस्तों इतना मोटा ग्रंथ है, इतना बड़ा ग्रंथ, आप उसमें पढ़ो,
फालतू की कहानियां अपन को नहीं पढ़नी है, ज्यादा बड़ी स्टोरी अपन को नहीं खींचनी है, अपन को सिर्फ एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है उसके बारे में बात कर रहे हैं। देखो अपन मेवाड़ की तो चर्चा कर ही रहे, मेवाड़ रियासत की, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों इधर चित्तौड़गढ़। कौन सा गढ़? चित्तौड़गढ़। यहां का जो चित्तौड़गढ़ का शासक है उसका नाम है दोस्तों रावल रतन सिंह। क्या नाम है? रावल रतन सिंह। दिल थाम के बैठिए, बड़ी 20 मिनट की बहुत ही शानदार स्टोरी है, आपका टॉपिक जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ का शासक है रावल रतन सिंह। अगर दिल्ली की मैं बात करता हूं, दिल्ली का इस समय शासक है और शासक का नाम है दोस्तों एके। एके जानते हो सभी? बोल गुरुजी AK-47 ना, एके अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का शासक था, बहुत ही खतरनाक शासक था। वो वर्तमान में अपन देखते हैं ना लौंडे, वो जिसके पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, स्मार्ट है, लुकिंग गुड, सो हॉट ब्यूटीफुल, सुनते हो ना? बोले यार अच्छा सुंदर दिखाई देता है, अच्छा है, लड़कियों की भी लाइन लगी हुई है, अच्छा पैसा है, गाड़ी है, सब कुछ है। वो कौन था? अलाउद्दीन। डीजे पे नाच रहा है, गाने गा रहा है, मतलब एक तरह से बिंदास हम कह सकते हैं। एक रंगीली फैमिली थी अलाउद्दीन खिलजी की। बेटी कहीं जाए फिरोजा, की बेटी थी फिरोजा, अठपड़े राजस्थान आड़ा के साथ मेल मिलाप कर लियो, प्रेम संबंध कर लिया। वो भी बताऊंगा जब कानड़ देव पढ़ेंगे अपन। लुगाई चिमना, कहीं जाए कोई मतलब नहीं है। भाई साहब के तो कहने ही अलग है, भाई साहब भी सतरंगी आदमी हैं, कोई मिल जाए सबके लिए रेडी है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का दिल नहीं समुंदर है जिसमें आके कोई भी डूब सकता है, कोई भी नहा सकता है। बड़ा ही दिलदार व्यक्ति है, जो एक महत्वाकांक्षी शासक है, अपने साम्राज्य विस्तार को बढ़ाना चाहता है, अपने साम्राज्य विस्तार को बहुत ज्यादा बढ़ाना चाहता है। मेन जो नीति है वो क्या है? साम्राज्य विस्तार की नीति है। किसकी? अलाउद्दीन खिलजी की। देखो दोस्तों, इधर मैं चित्तौड़ राजस्थान मेवाड़ की बात कर रहा हूं, यहां का शासक है रावल रतन सिंह। दिल्ली का अलाउद्दीन खिलजी यानी कि एके। आपको पता होगा यहां पर भारत के नीचे एक देश है जिसका नाम है श्रीलंका, लेकिन उस समय इसको अपन बोलेंगे सिंगल द्वीप। क्या बोलेंगे? सिंगल द्वीप। सिंगल द्वीप का एक राजा था गंधर्व सेन। सिंगल द्वीप का एक राजा था जिसका नाम क्या था? गंधर्व सेन। गंधर्व सेन की पत्नी थी जिसका नाम था चंपावती, और इन दोनों के संयोग से एक पुत्री का जन्म हुआ था जिसका नाम था पद्मिनी। और एक तोता था जिसका नाम आता है हीरामन। क्या बताया मैंने आप लोगों को कि सिंगल द्वीप श्रीलंका, वहां का एक राजा था जिसका नाम था गंधर्व सेन। गंधर्व सेन की पत्नी चंपावती, इन दोनों के संयोग से इनकी पुत्री पद्मिनी, और तोता बताते हैं कि पालतू बोलने वाला तोता था जिसका नाम आता है हीरामन तोता। दोस्तों, अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग कहानियां लिखी हैं। देखो, इसके बारे में हमें जानकारी कहां से मिलती है? इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है दोस्तों, एक ग्रंथ है पद्मावत। पद्मावत जो ग्रंथ है ये लिखा गया था 1540 में।
1540 में लिखा गया था, यहां से भी हमें जानकारी मिलती है। और दूसरी जानकारी हमें दोस्तों फरिश्ता एक इतिहासकार हुए हैं, इससे भी मिलती है। तीसरी जानकारी हमें दोस्तों कर्नल जेम्स टोड, हो सकता है कि इसकी बात ना करें, कर्नल जेम्स टोड से भी हमें इसकी जानकारी मिलती है। आज अपन जो बात करेंगे वो बात करेंगे किसके अकॉर्डिंग, पद्मावत। सर पद्मावत किसने लिखा है दोस्तों, ये लिखा है मलिक मोहम्मद जायसी। किसने लिखा है दोस्तों, मलिक मोहम्मद जायसी ने। चलो देखो, अब बहुत सारे इस कहानी को काल्पनिक भी बताते हैं, लेकिन यह सत्य था कि रानी पद्मिनी नाम की कोई ना कोई महिला जरूर हुई थी दोस्तों। होता क्या है दोस्तों, ये जो तोता था हीरामन तोता, कहानी को ज्यादा घुमा फिरा के नहीं, शॉर्ट जो इंपॉर्टेंट और एग्जाम की दृष्टि से आपके याद भी हो जाए, एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण और फालतू की रामायण भी ना हो। हीरामन जो तोता था, इसको किसी शिकारी ने पकड़ लिया, और ये हीरामन जो तोता है दोस्तों, ये उड़कर गागरोन आ जाता है, झालावाड़, और यहां से किसी शिकारी ने इसको बेच देता है। किसको दोस्तों, रावल रतन सिंह को। रावल रतन सिंह को इस हीरामन तोते को बेच देता है। और ये हीरामन तोता जो है दोस्तों, बोलने वाला तोता था, बोलता था। इस रावल रतन सिंह की पत्नी थी दोस्तों, उस पत्नी का नाम आता है नागमती। पहली वाली पत्नी थी, अरे पद्मावत मूवी देखोगे उसमें भी दो ही दिखाई देंगी आपको, नागमती। जब ये चित्तौड़ दुर्ग में ये तोता रहता है, तो एक दिन नागमती जो है सज सवर कर बढ़िया तरह अपने पूरी तरह मेकअप कंप्लीट करके ड्रेस वगैरह तोते के सामने आती है और बोलती है कि बता मैं कैसी लग रही हूं। बोले, हंसों में बुगलाई राजा, आप अकेली हो तो आप बहुत सुंदर हो, बाकी आप कुछ भी सुंदर नहीं हो, आपसे तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल, सुंदर, स्मार्ट, हैंडसम कोई और है। ये बात नागमती को बुरी लग जाती है। बोले ठीक है, फिर भी छोड़ देती है, जानवर है, पक्षी है, तोता है, कोई बात नहीं, बुरा नहीं मानते इस बात को। ये बात सुन लेता है रावल रतन सिंह। बोले दोबारा बोलियो, क्या बोलो? बोल महाराज साहब, आप चित्तौड़ मेवाड़ के राजकुमार और वो सिंगल द्वीप की राजकुमारी रानी पद्मिनी, वो आप ही के लिए बनी है, बहुत ज्यादा खूबसूरत है। भाई साहब रेडी एकदम, और बताते हैं कि जोगी का भेष धारण करके, जोगी का भेष धारण करके रावल रतन सिंह पहुंच गया। लो जी, जोगी का भेष धारण करके सिर्फ और सिर्फ तारीफ सुनी है, उस तारीफ के पीछे अंधा होके चल देता है कौन? रावल रतन सिंह। पहुंच जाता है। अब जिस तरह भी ब्याह हुआ होगा, मतलब रानी पद्मिनी के साथ दोस्तों रावल रतन सिंह का ब्याह हो जाता है। और रावल रतन सिंह जो है रानी पद्मिनी को कहां ले आता है? आ गई साहब चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ रानी पद्मिनी आ जाती है। इनके साथ दो और भी आते हैं, कुछ दासियां भी आती हैं, लगभग 363 दासियां इसके साथ आती हैं। दो अंगरक्षक सेनापति इनके साथ आते हैं, जिनका नाम रहता है दोस्तों गोरा और बादल। आप सभी ने सुना होगा, बहुत ही ज्यादा वीर थे गोरा और बादल, दोनों के दोनों रानी पद्मिनी के साथ एक दहेज के रूप में हम कह सकते हैं, या अंगरक्षक के रूप में वो सिंगल प्रदेश सिंगल द्वीप से चित्तौड़ आ जाते हैं, मेवाड़ आ जाते हैं। देखना अब
इसी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में दोस्तों बताते हैं कि एक व्यक्ति रहा करता था जिसका नाम था राघव चेतन। ये राघव चेतन जो है दोस्तों, इसको बताते हैं कि भाई साहब कुछ तांत्रिक वगैरह था, जादू टोना टोटका वगैरह करता था। कौन? राघव चेतन। राघव चेतन जादू टोना टोटका करता था। अब क्या होता है, एक दिन यह रानी पद्मिनी को देख लेता है। रानी पद्मिनी ने इसको कुछ उपहार वगैरह दिया था, कैसे भी मतलब रानी पद्मिनी को यह दुर्ग में देख लेता है। तो रानी पद्मिनी दोस्तों बहुत ही ज्यादा खूबसूरत महिला थी। तो भाई साहब दिल आ गया किसका? राघव चेतन का। अब राघव चेतन डेली का काम भाई साहब रानी पद्मिनी को चुप चुप के देखा करता था। रावल रतन सिंह और रानी पद्मिनी जब एक साथ हैं, लिविंग रूम में रह रहे, तब भी भाई साहब राघव चेतन छुप छुप के विंडो से देखा करता था। बोले तू कहीं नजर आ जाए, तू कहीं नजर आ जाए, मेरा दिल करता है तुझे हरदम देखने के लिए, हरदम दिल मेरा तड़पता है तुझे देखने के लिए, तू कहीं नजर आ जा, तू कहीं नजर आ जा। लेकिन एक दिन की घटना रावल रतन सिंह को पता चल जाता है। रावल रतन सिंह को पता चलता है तो भाई साहब राघव चेतन की बेइज्जती की जाती है। ये पंडित था दरबार में, पंडितों का बहुत ऊंचा दर्जा हुआ करता था दोस्तों, यानी कि ब्राह्मण का एक तरह पद हुआ करता था जो राजा के समीप बैठा करता था, बगल में बैठा करता था। यानी कि किसी भी कार्य के लिए राजा इनसे परमिशन लेता था, राजा इनसे जानकारी लेता था, डेट वगैरह मुहूर्त वगैरह इन्हीं से निकलवाता था, तो बहुत महत्व दिया जाता था। लेकिन भाई साहब ब्राह्मण साहब ने यहां पर कुछ और ही काम कर रहा है, जादू टोना टोटका भी ये करता है। तो रावल रतन सिंह ने कहा कि तू हमारा ब्राह्मण है, हम तुझे सम्मान देते हैं, मानते हैं, 24 घंटे का समय है तेरे पास, या तो मेवाड़ छोड़ देना, नहीं तो मौत को अपने गले लगा लेना, या तो 24 घंटे में मेवाड़ छोड़ देना, नहीं तो बेटा मारा जाएगा। राघव चेतन बोला, बोल महाराज मैं क्यों मारा जाऊंगा, मैंने तो प्यार किया है, और प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया तो डरना क्या। बोले राघव चेतन 24 घंटे का समय तेरे पास। राघव चेतन बोले 23 घंटे तो यहीं रहेंगे। अरे 23 घंटे तो दर्शन होंगे, 23 घंटे तो बहुत अच्छी चीज के दर्शन होने वाले हैं। बोले लास्ट अंतिम क्षणों में सोच लेंगे क्या करना है, कहां जाना है, कहां रहना है, जो भी प्लानिंग होगी। भाई साहब आराम से रहते हैं, और लास्ट क्षण में भाई साहब राघव चेतन जो है, रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे बसंती चोला, पहुंच जाते हैं किसके पास? अलाउद्दीन खिलजी के पास। बहुत ही खतरनाक, स्मार्ट, डेंजर शासक है कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का जो करैक्टर है इतिहास में, देखो इतिहास में मिस्टेक्स बहुत हैं, क्योंकि अलग अलग इतिहासकारों ने, अब देखो जैसे मैं हूं, हमारे अब समकालीन अगर हम बात करते हैं तो भारत का प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। अगर हम उनका इतिहास, अभी की जो सरकार है उसकी घटनाएं या उसका इतिहास कुछ भी लिखना चाहते हैं तो हमसे गलतियां कम होंगी। क्यों? क्योंकि हम उनको रूबरू, हम सामने हैं, हमारे प्रत्यक्ष में घटनाएं चल रही हैं, हमारे सामने घटित हो रही है। लेकिन क्या हुआ, इतिहास बहुत पहले का है, ये घटनाएं जो लिखित हुई हैं, इतिहास जो लिखा गया है वो कुछ समय बाद में लिखा गया है, तो इससे इतिहास में कहीं ना कहीं कमियां नजर जरूर आती है। अलाउद्दीन खिलजी का करैक्टर बहुत खतरनाक बताया गया है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बताते हैं दोस्तों कि इन्होंने एक ऐसी नीति लागू की थी, एक ऐसा नियम लागू कर दिया था जिससे अगर कोई दुकानदार कम वजन तोल रहा है, 1 किलो की जगह 800 ग्राम ही तोल रहा है, तो ये भाई साहब क्या करते थे,
काटा, अरे बॉडी में से मांस निकाला और बराबर कर दिया। बहुत खतरनाक नीति लागू की थी इन्होंने। अलाउद्दीन खिलजी सेपरेट हम पढ़ेंगे इंडियन इतिहास में, भारतीय इतिहास में, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। इन्होंने घोड़े दागने की प्रथा लगाई थी, सिपाहियों को इन्होंने दाग दिया था, परमानेंट सिपाही कर दिए थे, स्थायी वेतन कर दिया था, वो अपन चर्चा करेंगे। अभी भाई साहब राघव चेतन जो है चित्तौड़ दुर्ग से बेइज्जत होके पहुंच जाता है कहां? ये पहुंच जाता है मेरे भाइयों अलाउद्दीन खिलजी के पास में। अलाउद्दीन खिलजी के पास में पहुंच जाता है साहब, और वहां पर कहता है, बोल महाराज, किसी तरह बातचीत स्टार्ट करता है। और खिलजी साहब की हाल, बोले ठीक है, मस्त में गुजर रहे हैं दिन, थे बताओ। बोले ठीक है, अपने भी चल रहे हैं यार, पर थोड़ी सी दिक्कत आ गई। बोले मैं चित्तौड़ से निकाल दिया गया। बोले ऐसी काहे दिक्कत आ गई बता। बोले अलाउद्दीन तू बता पहले। बोल कत्ती लुगाइयाँ हैं। और बोले टेंशन ही ना लुगाइयाँ की तो। बोला हरम में जाके देख ले। हरम यानी कि जहां पर बहुत सारी स्त्रियां एक साथ रहती हैं, स्पेशल राजाओं की रानियों के लिए बनाया जाता था, हरम उसको बोलते हैं। बोला हरम में बहुत लुगाइयां हैं, टेंशन ही नहीं है लुगाइयों की तो। बोले हाँ। बोले एक भी कसूती ना है। बोले है, पागल हो रहे, इतनी लुगाई यार, एक भी ढंग की नहीं है, एक भी अच्छी नहीं है। बोले सारी की सारी ब्यूटीफुल है। बोले नहीं, ब्यूटीफुल तो मुझे पता है। अब अलाउद्दीन खिलजी को ये बता दिया जाए तो अलाउद्दीन खिलजी श्योर सी बात है इंटरेस्टेड होगा। पहली बात तो मैं किसके अनुसार बता रहा हूं, पद्मावत के अनुसार, ध्यान से सुनना। अलाउद्दीन अब सीधी सी बात है इंटरेस्ट लेगा जहां लुगाई का नाम आ गया। देखो जो करैक्टर बताया गया है इतिहास में उसको बता रहा हूं कि इंटरेस्ट लेगा, लेकिन जो इसका मेन उद्देश्य था, अलाउद्दीन खिलजी का जो मेन उद्देश्य था वो था दोस्तों साम्राज्यवाद की नीति। यानी कि अपने क्षेत्र को बढ़ाना चाहता था, अपने क्षेत्र को विकसित करना चाहता था, पूरे एरिया पर अपना कवर चाहता था, अपना राज चाहता था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी एके, यानी कि साम्राज्य विस्तार की नीति थी। अब देखना, डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाए, अगर पद्मावत ग्रंथ के अकॉर्डिंग आता है दोस्तों, पद्मावत ग्रंथ के अकॉर्डिंग पूछा जाता है कि अलाउद्दीन का चित्तौड़ पर आक्रमण करने का प्रमुख कारण पद्मावत ग्रंथ के अनुसार, तो आपको करना है रानी पद्मिनी को प्राप्त करना। तब दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी पूछता है कि बोलो बता राघव चेतन कौन है, कैसी है? बोले यहां से मेवाड़ रियासत, आपने नाम सुना ही होगा। बोले मेवाड़ रियासत में चित्तौड़ दुर्ग में एक बहुत ही खूबसूरत रावल रतन सिंह की पत्नी रानी पद्मिनी, जो पानी पीती है तो उसके कंठ से पानी दिखाई देता है, उसके शरीर पर मोर की पंखड़ी टूट के गिर जाए, उसके शरीर से खून निकलने लगता है, और वो शीशे के सामने, मिरर के सामने खड़ी हो जाए तो उसके ही वैभव से शीशा टूट जाता है। बोले शीशा टूट गया तो अलाउद्दीन बोला इधर दिल भी टूट गया। बोले ले चलो। बोले ठीक है महाराज। अब क्या होगा दोस्तों? अब अलाउद्दीन खिलजी, सीधी सी बात है, चलेगा, सर्दियों का मौसम बताते हैं कि सर्दियों का टाइम था और अलाउद्दीन खिलजी 28 फरवरी 1303 रवाना आ गया भाई साहब। फरवरी 1303 में अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मिनी की कहानी सुनकर, रानी पद्मिनी की सिफारिश सुनकर, रानी पद्मिनी के बारे में सुनकर कि वो इतनी सुंदर है, इतनी खूबसूरत है, इतनी ब्यूटीफुल है, उसके बारे में सुनकर दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी जो है वो दिल्ली से सेना लेकर चित्तौड़ की तरफ रवाना हो जाते हैं और बताते हैं कि यहां आकर वो साहब चित्तौड़ की क्या कर लेता है दोस्तों, यहां आकर चित्तौड़ की घेराबंदी कर लेता है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी।
चित्तौड़ की साहब घेराबंदी कर ली किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। लगभग बताते हैं कि 6 माह तक यहां पर क्या रखी थी? घेराबंदी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। एक विशाल सेना के साथ अलाउद्दीन खिलजी आता है, उसके साथ ही राघव चेतन आता है। राघव चेतन का भी बहुत खतरनाक करैक्टर बताया गया है। अलाउद्दीन खिलजी जब आते हैं दोस्तों, यहां पर घेराबंदी कर लेते हैं। अब कब तक घेराबंदी चलेगी? अलाउद्दीन को उधर दिल्ली की टेंशन सता रही थी कि कहीं दिल्ली पर पीछे से कोई आक्रमण ना कर दे, और दिल्ली चली गई तो सब कुछ चला गया। सुना है ना? इस अलाउद्दीन खिलजी के साथ एक इसका इतिहासकार हो रहा था, दरबारी अमीर खुसरो। नाम सुना होगा आप लोगों ने, अमीर खुसरो। इस अमीर खुसरो के गुरु थे दोस्तों, क्या नाम था गुरु का? चलो वो कहानी मैं आपको बाद में बताता हूं, पहले इधर करते हैं। अमीर खुसरो इसके साथ में आए थे। अमीर खुसरो जब साथ में आए थे दोस्तों, 6 माह की घेराबंदी यहां पर रखी थी अलाउद्दीन खिलजी ने, और दोनों के मध्य 6 माह के पश्चात रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य क्या होता है दोस्तों? समझौता होता है। बताते हैं कि निमंत्रण पर बुलाया गया अलाउद्दीन खिलजी को, और वहां पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में चेस वगैरह दोनों के दोनों खेल रहे हैं, रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी। बताते हैं कि वहां पर रावल रतन सिंह की रानी पद्मनी के अलाउद्दीन खिलजी को दर्शन कराए गए थे। अब सोचो, अलाउद्दीन खिलजी के सामने दर्शन करा दिए दोस्तों रानी पद्मनी के, या दर्शन हो गए बाई चांस, वो मिरर में हुए हो, दर्पण में हुए हो, शीशे में हुए हो, या पानी में प्रतिबिंब बना हो। मैं ये नहीं कह रहा कि उस समय शीशा था, इसकी पुष्टि मैं नहीं कर रहा। मतलब दर्शन हो गए किसके साथ? रानी पद्मनी के। रानी पद्मनी के दोस्तों दर्शन हो गए। पहला ही शब्द निकलता है, बोले सुभान अल्लाह, बोले वाह वाह क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। अलाउद्दीन खिलजी और रावल रतन सिंह चेस खेलने के बाद अलाउद्दीन खिलजी बोले यार भाभी बड़ी कसूती लाया है। मने भी बताओ। बोले यार बहुत मेहनत की है हमने, जोगी तक का वेश धारण किया है इसको लाने के लिए। बोले हाँ। अब सोचो, नियत में तो फर्क आना ही आना। जो बंदा तारीफ सुनकर दिल्ली से कहां आ गया? चित्तौड़गढ़ आ गया। वो बंदा तो दोस्तों सीधी सी बात है, लालच आएगा ही आएगा। और अब लालच आता है। 7 दुर्ग बने हुए हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। हर दुर्ग पर व्यवस्था की हुई है किसको? अलाउद्दीन खिलजी को भेंट वगैरह देने के लिए। जैसे ही लास्ट के प्रवेश द्वार बने हुए हैं, अंतिम प्रवेश द्वार पर आता है अलाउद्दीन खिलजी रावल रतन सिंह को धक्का मारता है और यहां से बंदी बना के कहां ले जाता है? दिल्ली ले जाता है। वहां से दिल्ली से आता है एक्सचेंज ऑफर। बोले दे जाओ और ले जाओ, एक्सचेंज ऑफर। मेवाड़ वालों, चित्तौड़ वालों सुन लो, प्रमाण तुम्हारे लिए नोता आया है। नोते में लिखा हुआ है दावत आई है। बोले रानी पद्मनी को दे जाओ और रावल रतन सिंह महाराज साहब को ले जाओ। मैंने बताया था रानी पद्मनी के साथ में 2 व्यक्ति और आए थे। एक का नाम आता है गोरा और दूसरे का नाम आता है बादल। गोरा कौन था? गोरा था चाचा, और बादल तो छोटा ही था, 15-1 साल का था, 12-15 साल का। ये था भाई। कई बार पूछ लेते हैं कि रानी पद्मनी का गोरा क्या लगता है, या गोरा से क्या संबंध था, बादल से क्या संबंध था। गोरा और बादल बहुत ही वीर थे। दोनों को घटना का पता चलता है दोस्तों, गोरा और बादल को।
बोले मैं देंग तने रानी पद्मनी थे ठहर लियो। वापिस संदेश भिजा दिया जाता है रावल अलाउद्दीन खिलजी के पास कि बोले महाराज साहब, रानी पद्मनी तो आ जाएगी, रानी पद्मनी तो आपको मिल जाएगी, लेकिन रानी पद्मनी के साथ में 1600 दासियां, 1600 सखियां, 1600 महिलाएं और हैं, वो भी उनके साथ आने। अलाउद्दीन बोला बोल के आने दो, टेंशन नहीं है, आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा, यहां पर दोस्तों थोड़ा सा दिमाग लगाया जाएगा। गोरा के द्वारा बढ़िया तरह लिपस्टिक वगैरह लिपस्टिक लगाई जाती है, बढ़िया महारानी की ड्रेस धारण की जाती है और एकदम सुंदर गोरा रानी पद्मिनी का वेश धारण कर लेता है और सबसे अगली वाली पालकी में बैठ जाता है। 1600 महिलाओं के साथ पालकी में एक महिला बैठी है? नहीं दोस्तों, 1600 पालकियां लगभग इतिहास में बताते हैं, इतिहासकार बताते हैं, एक पालकी में एक व्यक्ति, एक सैनिक बैठा है और एक पालकी को उठाने के लिए कितने सैनिकों की आवश्यकता? 6 से 4 सैनिकों की आवश्यकता होती है। तो लगभग 10-12 हजार की सेना जो है, अलाउद्दीन खिलजी को इस घटना का कुछ पता नहीं है कि ऐसा हो रहा है। 1600 महिलाएं आ रही है या कुछ और आ रहा है, कुछ पता नहीं है। दोस्तों, चित्तौड़ से 1600 पालकियां रवाना होती हैं और कहां पहुंच जाती हैं? दिल्ली पहुंच जाती है। दोस्तों, वहां पर जब इस घटना का पता चलता है, तब तक रानी पद्मिनी रावल रतन सिंह को निकाल कर बताते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की वाइफ का इसमें हाथ रहता है। वहां से निकालकर चित्तौड़ ले आती है। अलाउद्दीन खिलजी को घटना का पता चलता है। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी आग बबूला होकर चित्तौड़ की तरफ बढ़ते हैं। वहां पर दोस्तों गोरा और बादल दोनों के दोनों मारे जाते हैं और गोरा और बादल के द्वारा क्या किया जाता है दोस्तों? केसरिया किया जाता है। रावल रतन सिंह भी दोस्तों, चित्तौड़ में जब आक्रमण होता है तो रावल रतन सिंह के द्वारा क्या किया जाता है? केसरिया किया जाता है। रानी पद्मिनी के द्वारा दोस्तों जौहर किया जाता है। कितनी सखियों के साथ? 1600। राजस्थान के इतिहास का सबसे बड़ा शाखा। यह कंप्लीट हुआ था दोस्तों 26 अगस्त 1303। 26 अगस्त 1303 ईस्वी को शाखा कंप्लीट होता है। केसरिया और जौहर दो शब्द आ रहे होंगे आपको, मैं डिफाइन कर देता हूं एक बार। केसरिया देखो क्या होता है। राजा महाराजा युद्ध के मैदान में जब जाते थे युद्ध लड़ने के लिए, तो वो अपने सिर पर केसरिया रंग की पगड़ी बांधते थे। अपने सर पर केसरिया रंग की पगड़ी बांधते थे और लड़ते हुए युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाते थे। वो क्या कहलाता है? केसरिया। जौहर क्या होता है दोस्तों? जो रानियां हुआ करती थी, सखियां दासियां जो हुआ करती थी, मोस्टली रानियां। केसरिया जो होता है वो पुरुषों के द्वारा होता है, जौहर जो होता है वो महिलाओं के द्वारा होता है। जौहर जो होता था दोस्तों, दूसरे राजा या विरोधी या दुश्मन के डर से अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपनी शान इज्जत को बचाने के लिए मृत्यु को प्राप्त होना क्या कहलाता है? जौहर। सती डिफरेंट है, सती अलग होता है। सती अपने पति की याद में मृत्यु को प्राप्त करना, वो क्या कहलाता है? सती। यहां पर दोस्तों अपने सतीत्व को बचाने के लिए, अपने शरीर को बचाने के लिए रानियों के द्वारा मृत्यु को प्राप्त होना क्या कहलाता था? जौहर कहलाता था।
जौहर और केसरिया जब दोनों कंप्लीट हो जाएं, यानी कि दोनों पूर्ण हो जाएं, तो वो कहलाता है शाखा। क्या कहलाता है? शाखा। वो अजय देवगन वाला और वो शाखा नहीं, ठीक है, दिल जले, हाँ वो नहीं, शाखा। क्या कहलाता है? शाखा। अगर इनमें से कोई एक होता है, यानी कि जौहर ही जौहर हुआ है या केसरिया ही केसरिया हुआ है, तो वो कहलाता है अर्धशाखा। क्या कहलाता है दोस्तों? अर्धशाखा। आई बात समझ? तो यहां पर 26 अगस्त 1303 ईस्वी को दोस्तों केसरिया कंप्लीट होता है, जौहर कंप्लीट होता है, और ये मेवाड़ का प्रथम शाखा कंप्लीट हुआ। रानी पद्मिनी, जिसको अलाउद्दीन खिलजी प्राप्त करना चाहता था, वो अलाउद्दीन खिलजी की जो नीति थी, जो उसका मन था, जो उसका उद्देश्य था, वो पूरा नहीं होता है दोस्तों। अब देखो फरिश्ता जो कह रहा है, फरिश्ता, क्या ये घटना में इस कितनी सच्चाई है, क्या घटना वास्तविक है? देखो ये पद्मावत जो ग्रंथ है 1540 ईस्वी में लिखा गया है। लगभग 1303 ईस्वी की घटना 1540 ईस्वी में, लगभग 250 साल बाद दोस्तों ये घटना पद्मावत ग्रंथ में लिखी गई है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। तो काल्पनिक भी मानते हैं, कुछ असत्य भी मानते हैं। फरिश्ता जो कह रहा है, फरिश्ता कह रहा है कि रावल रतन सिंह की पुत्री थी, ये पत्नी नहीं थी। हालांकि जो भी हो, टोड कुछ अलग ही अपनी रामायण कथा गा रहा है। अब हम श्रीलंका वालों के पास चलते हैं, सिंगल द्वीप के पास। उनसे पूछा श्रीलंका सिंगल द्वीप वालों से कि बोल भाई साहब हो, तुम्हारे कोई गंधर्व सेन का नाम का राजा हुआ है? उन्होंने कहा, बोले ना हमारे तो नहीं हुआ। बोले चलो ये बताओ 1300 ईस्वी के समथिंग आसपास कोई राजा हुआ है गंधर्व सेन नाम का? बोले नहीं। तो मतलब उन्होंने मना कर दिया। लेकिन दोस्तों ये सत्य है, आधुनिक शोधों से भी यह पता चला है कि पद्मिनी कोई महिला थी, और वो महिला पुंगल की राजकुमारी बीकानेर की थी। पुंगल की राजकुमारी बताया गया है। तो हमारे सामने इतना जरूर आया है, हमें इतना इतिहास की जानकारी, इतिहास को पढ़ने के बाद पता चला है कि कोई पद्मिनी नाम की महिला जरूर थी, चाहे वो किसी की रानी हो, किसी की बेटी हो, किसी की पुत्री हो। अलाउद्दीन खिलजी था, रावल रतन सिंह था, चित्तौड़ में 1303 में केसरिया हुआ था, चित्तौड़ में 1303 में क्या हुआ था? जौहर हुआ था। यह बात सत्य है। तो दोस्तों ये कहानी है आपकी रावल रतन सिंह, अलाउद्दीन खिलजी, जिनके बीच में रानी पद्मिनी, रावल रतन सिंह के बीच में कौन आ जाता है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का मेन उद्देश्य जो था वो था, अगर पद्मावत ग्रंथ के अकॉर्डिंग पूछा जाए, मैं दोबारा बता रहा हूं, पुनः बता रहा हूं, पद्मावत ग्रंथ के अकॉर्डिंग अगर पूछा जाता है तो पद्मावत ग्रंथ के अकॉर्डिंग दोस्तों मेन उद्देश्य था रानी पद्मिनी को प्राप्त करना। और अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए चित्तौड़ पर आक्रमण करने का कारण, तो दोस्तों साम्राज्य विस्तार की नीति, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्य विस्तार की नीति थी, ये प्रत्येक क्षेत्र को अपना बनाना चाहता था, पूरे भारतवर्ष पर अपना कब्जा चाहता था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी, यहां पर अलाउद्दीन खिलजी को रानी पद्मिनी नहीं मिलती है। जो मन की इच्छा थी वो अलाउद्दीन खिलजी की पूरी नहीं होती है, और अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों यहां से खाली हाथ वापिस लौट जाते हैं। कौन दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी। आंखों देखा हाल जो ये युद्ध हुआ था, ये आक्रमण हुआ था दोस्तों, ये इतिहासकार अमीर खुसरो साथ में थे। इन्होंने तबला का आविष्कार भी किया था, तबला का जनक दोस्तों अमीर खुसरो। कव्वाली, तबला नहीं, कव्वाली, कव्वाली, वो मूवी देखी है ना, कव्वाली का क्या है ये? जनक। वो मूवी देखी है ना आपने,
धड़कन धड़कन सहरे, सॉरी, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। हाँ, धड़कन धड़कन मतलब बैठ के गाई जाती है कव्वाली, वो अमीर खुसरो। देखो दोस्तों, कुछ तथ्य हैं इसमें याद रखने के लायक। रानी पद्मिनी से रिलेटेड अंगरक्षक, गोरा बादल, पिता गंधर्वसेन, माता चंपावती, तोता जो कि हीरामन था, ये सारी घटनाओं के बारे में मैंने आपको बताया है दोस्तों। ये याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। पद्मावत जो ग्रंथ है लगभग 1540 ईस्वी में लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया था? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। अब देखो, अलाउद्दीन खिलजी के हाथ में रानी पद्मिनी तो जौहर कर लेती है दोस्तों। कितनी सखियों के साथ, कितनी दासियों के साथ, 1600 सखियों, 1600 दासियों के साथ जौहर कर लेती है। अलाउद्दीन खिलजी के हाथ में कुछ नहीं लगता है। अब अलाउद्दीन खिलजी के हाथ में कुछ नहीं लगा दोस्तों, तो अलाउद्दीन खिलजी क्या काम करता है? इस चित्तौड़ का नाम परिवर्तित करके, चित्तौड़ का नाम परिवर्तित करके दोस्तों इसका पुत्र आता है जिसका नाम आता है खिज़र खां। खिज़र खां के नाम पर इसका नाम परिवर्तित करके कर देता है खिज़राबाद। क्या कर देता है? खिज़राबाद। अलाउद्दीन खिलजी अपने पुत्र खिज़र खां को यहां का मालिक बना देता है। बोले, ले बेटा, ये चित्तौड़ दुर्ग अब तेरा, और तू इसको रेंट पे देना, खुद रहना, तेरा जो सिस्टम है तू संभाल। बस नाम परिवर्तित कर दिया। ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़ का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कर दिया था दोस्तों? खिज़राबाद। क्या कर दिया था? खिज़राबाद इसका नाम कर दिया था। ठीक है, यह कहानी उम्मीद करता हूं आप लोगों के सभी के समझ में आ गई होगी। चलो इसको मैं मिटा देता हूं, गोरा बादल, ये ध्यान रख लेना। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो फटाफट, नहीं तो नोट्स तो आप बनाए रहें। ठीक है, रफ कर देता हूं मैं इसको। ये कहानी आप लोगों ने सुनी है। अलग अलग इतिहास, अलग अलग बुकों में देखो अलग अलग कहानी भी मिल जाएगी। अलग अलग शिक्षक गुरु जो हैं वो अलग अलग कहानियां भी आपको बताएंगे। लेकिन जो मेन तथ्य हैं, मेन इंपॉर्टेंट जो पार्ट है या जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उसके बारे में दोस्तों मैंने आपके सामने चर्चा की है। और आपकी 5 क्लासें लगभग हो चुकी हैं। मेवाड़ में हमने स्टार्ट किया था दोस्तों बप्पा रावल से। बप्पा रावल से स्टार्ट किया था, गुहादित्य से स्टार्ट किया था। गुहादित्य जो कि गुहिल वंश का संस्थापक है, और वास्तविक जो संस्थापक है दोस्तों वो कौन है? बप्पा रावल। उसके बाद अपन ने राजा अल्लट के बारे में बात की थी, रण सिंह के बारे में बात की थी। एक बार मैं लिख देता हूं, सबसे पहले किसके बारे में बात की थी? गुहादित्य। किसके बारे में? गुहादित्य। उसके बाद बप्पा रावल, सभी को याद होंगे। ठीक है, उसके बाद अल्लट के बारे में बात की थी। उसके बाद किसके बारे में बात की थी दोस्तों? रण सिंह के बारे में बात की थी। रण सिंह के बाद दोस्तों रण सिंह के बाद बात की थी अपन ने, डायरेक्ट बात की थी अपन ने जैत्र सिंह के बारे में। जैत्र सिंह के बाद अपन ने बात की थी तेज सिंह के बारे में, और तेज सिंह के बाद बात की थी अपन ने समर सिंह के बारे में। समर सिंह के बाद दोस्तों कौन आ गया था? समर सिंह के बाद रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह जो कि गुहिल वंश का अंतिम शासक है। ये आपने देख लिया था, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी। और अब अपन चलेंगे सिसोदिया शाखा, क्योंकि रावल रतन सिंह जो है दोस्तों वो क्या कर लेता है? केसरिया कर लेता है। क्या कर लेता है दोस्तों? केसरिया कर लेता है। रानी पद्मिनी के द्वारा क्या कर लिया जाता है? जौहर कर लिया जाता है। मेवाड़ का प्रथम शाखा 26 अगस्त 1303 ईस्वी को संपन्न। वैसे फिक्स डेट आ जाए तो ध्यान रख लेना, नहीं तो 1303 तो आपको याद रखनी ही रखनी है। कुछ तथ्य मैंने आपको बताए हैं सत्यता और असत्यता को प्रमाणित करने के। पद्मावत ग्रंथ भी कहता है कि काफी साल तक रावल रतन सिंह जो है सिंगलदीप में रहते, लेकिन नहीं, उनका शासन ही 1.5-2 साल का था।
ठीक है दोस्तों, अब अपन बात करेंगे कौन सी शाखा के बारे में, सिसोदिया के बारे में। वो अपन करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए दोस्तों जितनी आपकी क्लासें हैं इनको बार बार आप रिपीट करिएगा और अगली क्लास में आप सबसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए पिछली क्लासों को देखिएगा, रूटीन में रखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में वही राजस्थान के इतिहास के साथ। रुचि बनाकर रखिएगा, पढ़िए, हंसिए, खुश रहिए, मुस्कुराइए। थैंक यू। और होने वाले एग्जाम्स के लिए आप लोगों को सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।